नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। चार बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां पर गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे राम मंदिर निर्माण की, जहां कारीगर भी खास मेहमान होंगे, वहीं पर समारोह में खास मेहमान होंगे। चौथी और आखिरी बड़ी खबर में मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हार की समीक्षा की गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बिल के पास होने पर संसद में कश्मीर पंडितों के लिए 2 और पीओके के विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है। बता दें जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाएंगे। बता दें यह सत्र भी लोकसभा का आखिरी सत्र है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रही है। इसके तहत ही एमएसपी को उत्पादन लागत से 50% ज्यादा तय किया गया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। यहां पर लोकसभा में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है और जो है इससे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व की जाएगी। कहीं ना कहीं एक बेहतर पहल जम्मू कश्मीर के पंडितों के लिए। जी हाँ काजल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो परिसीमन का आयोग था जो कि मार्च 2020 में बना हुआ था, जो उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिला 2021 में, और उसने जो संसदीय क्षेत्र बनाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर, वो मात्र 5 बनाए हैं। 2 जम्मू के लिए और 2 कश्मीर के लिए, और एक जो क्षेत्र है वो दोनों का साझा है, जैसे कश्मीर का अनंतनाग और जम्मू का राजौरी और पुंछ मिलकर। इन 5 सीटों में अगर सरकार 2 सीटों कश्मीर पंडितों को दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है। साथ में एक विस्थापित है जो पीओके से है, उनके लिए उसने सुरक्षित रखने का काम किया है, यहाँ पे उनको मिल जाएगा। हम आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि जो संसद है उसने 5 सीटें पीओके की ऑलरेडी जो है सुरक्षित कर रखी है। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर चाहे अपने क्या चुनाव करा के 5 सांसदों को चुन के और भारत को समर्थन दे दे, तो आज ही पीओके जो है भारत में राजनीतिक रूप से मिल सकता है। साथ में जो आपने देखा, जो परिसीमन आयोग ने विधानसभा के लिए जो सीटें दी हैं, पहले 83 थी, अब जो है 90 हो गई हैं, जिसमें जम्मू के लिए 43 हैं और कश्मीर के लिए 47 हैं। तो कुल मिला के देखने वाली बात है, जो 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ उनको विभागपूर्ण तरीके से उनका जो है एक तरीके से मास्कर करके जो है जेनोसाइड करके जो है कश्मीर से निकाला गया था। ये जो वर्तमान सरकार है, इस समय एनडीए लेड जो बीजेपी की सरकार है, वो चाहती है कि कश्मीरी पंडित पुनः जो है विस्थापित हो, घाटी के अंदर भी, कश्मीर के भी अंदर पुनः अपने घर पहुंचे और उनको राजनीतिक जो पावर्स है वो भी उनको मिले। जी आलोक जी, यहाँ पे जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर बात कही और 50% ज्यादा एमएसपी तय करने की बात जो है कृषि मंत्री के द्वारा कही गई है। जी हाँ, एमएसपी की हमेशा बात होती है और इसमें जो लागत आती है, जो किसानों की लागत आएगी उपज का, उससे 50% ज्यादा जो है एमएसपी करके सरकार दाम निर्धारित करती है। और इसके लिए सरकार कहती है कि जो हमारे सरकारी खरीद होती है वो एमएसपी पे ही होती है। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसमें खरीदते हैं जो कि एमएसपी से कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी जो एमएसपी का जो निर्धारण है, जिससे कि एक सुरक्षा मिल जाती है किसानों के लिए, ये अच्छी पहल है। हालांकि किसानों की मांग थी कि जो उनकी लागत आती है उसका दुगना दिया जाए, यानी 100% दिया जाए। 100% सरकार अभी नहीं पहुंची। सरकार का कहना है कि हम बहुत सी चीजों पे सब्सिडी देते हैं, जैसे कि आपका उर्वरक चीजें होती है जिसपे सब्सिडी मिलती है, किसान मान निधि भी मिलता है, इसलिए वो लागत से 50% ज्यादा का एमएसपी निर्धारित कर रही है और लगभग इसी के आसपास एमएसपी मिलती चली आई है और आगे भी मिलेगी।
जी आलोक जी, यहाँ पे जो है ये आखिरी सत्र है 17वीं लोकसभा का, कितना अहम ये सत्र माना जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। 5 साल पूरे पूर्ण कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इतने सारे विधेयक आए हुए हैं और इसमें 15 बैठकें भी होनी है और बड़ा जी लंबा सत्र है। 25 दिसंबर तक शायद चलेगा। तो कुल मिला के बड़ा रोचक होगा और इसीलिए आपने देखा था माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव ये विपक्ष से प्रार्थना की थी, अनुरोध किया था कि आप हार जीत तो होती रहती है लेकिन जो है संसद को तो चलने दिया जाए और जो है कंस्ट्रक्टिव वे में आइए। जो संसद के जो मुद्दे हैं वो संसद में लड़ो, जो सड़क के मुद्दे हैं वो लड़े जाए। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा सत्र, काफी लंबा सत्र है। काफी विधेयक, करीब 21 विधेयक को पास होना। जो आपने जम्मू कश्मीर के आरक्षण है, विशेषकर कश्मीरी पंडितों को दिया जा रहा है, वो भी है। और यहाँ एक बात और बता दें दर्शकों को, वो करीब वहां पे 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैं, तो उनको जो है 10% सीटें दी जा रही हैं। 7,38,000 एसटी हैं। एसटी जो है आबादी में नहीं होते हैं, यानी जो अनुसूचित जनजाति है वो मुसलमानों में नहीं होती है। तो आप ये मान लीजिए विधानसभा की जो 9 सीटें हैं वो भी जो है हिंदुओं को या जो अनुसूचित जनजाति है उनको मिलने वाली है। तो कुल मिला के जो है सरकार अच्छा काम किया है। बैलेंस डेमोग्राफी जो कि वहां बदल गई थी धारा 370 और 35A के, जिसकी वजह से आपने देखा सारी विषमताएं पैदा हुई। अब वो लग रहा है कि के द्वारा, इन पारसिंगमन आयोग के द्वारा धीरे धीरे कम किया जा रहा है। जी आलोक जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर आलोक सोती जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लोकसभा 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र है और काफी अहम इसे माना जा रहा है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की कल यानी 6 दिसंबर को होने वाली बैठक फिलहाल टाल दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। बता दें, इसमें हाल ही में आए चुनाव नतीजों पर चर्चा होनी थी। बैठक की अगली तारीख फिलहाल सामने नहीं आई है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। बता दें, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की मीटिंग बुलाने की घोषणा की थी। बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुखपत्र जागो बंगला में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधी है। 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर मुखपत्र की संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जमींदारी मानसिकता से लड़ रही थी, इसीलिए हार गई है। देखिए, अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। दिनेश जी, यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी 6 दिसंबर को कल यानी, जिसे टाल दिया गया है। हालांकि जो है 3 राज्यों में करारी हार जहां कांग्रेस को मिली थी, इस पर चर्चा होनी थी। कुछ जो बड़े नेता हैं उन्होंने गठबंधन की इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। नमस्कार पूर्वी जी। देखिए, अगर देखा जाए तो यह कि जैसे 3 राज्यों में जो चुनाव रहे और पूरे तरीके से भाजपा के ऊपर समर्पित रहे, और उसके अलावा देखिए कि और भी जैसे कि कहें तो उसमें ये था कि आपस में जो इनकी खटपट जो थी जो तालमेल आपस का था, इतना बनने का नहीं चल रहा था। दूसरा 6 दिसंबर की जो बैठक थी उसका देखिए रूपरेखा और सारा जो रोडमैप आगे का सेट करने के लिए, और ये देखने के लिए कि यहाँ की हार के क्या कारण थे और क्या आगे किस तरीके से क्या दिशा निर्देश क्या रहेंगे और किस तरीके से चीजें वगैरह सब चीजें, मतलब अहम कई चीजें। लेकिन देखिए, नीतीश जी जो फाउंडर संयोजक थे उनका ना आना और ममता जी जैसी मजबूत जो नेता हैं उनका ना आना, और उस पर जो अखिलेश यादव जो है उनकी पहले से तलखी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में इनसे 6-7 सीट के आसपास मांगे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ लड़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश चुनाव, लेकिन उन्होंने जब स्पष्ट मना कर दिया आपस में तलखी बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने चीजें ऐश में आकर के और वहां पर कई सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उठाए, जिससे कि दोनों ही दलों को नुकसान उठाना पड़ा और साथ में इंडिया गठबंधन में एक बड़ा भारी डेंट इसको समझा था और आपस में जो रिश्ते थे उनमें भी खटास आने की जो चीजें लग रही थी। और दूसरा देखिए, जैसे कि अब इसी से 2 महीने समझ में आए कि जैसे ये जो चुनाव थे तो उनसे एक तरह से जो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस थी, तो वो एक तरह से जो है वो सबका चरण जो है वो खत्म हुआ। और दूसरा ये था कि जो बार्गेनिंग पर कांग्रेस चाह रही थी कि उन पे अगर बढ़िया प्रदर्शन करते तो ज्यादा से ज्यादा सीट
गठबंधन के जो दल हैं उनसे मांग सकती जी। थी। और जो अखिलेश जी ने वहां पर जो चुनाव लड़ने का वो भी इस तरह के ज्यादा सीट अगर वो जीत पाते तो इनको कांग्रेस को कम सीट देनी पड़ती है, खुद के लिए ज्यादा मांगते। जी। लेकिन दोनों तरफ से जो है जो चीज थी वो धराशायी हो गई। तो इससे करके जो मतलब की जो 6 तारीख की जो मीटिंग थी तो एक तरह से पोस्टपोन कहें या स्थगित कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इससे जो इनकी आपस की जो फूट थी वो जग जाहिर ज्यादा आगे ज्यादा ना हो और एक जो मैसेज जो गलत ना जाए। क्योंकि जैसे अगर मेन जो अगर नेता उसमें अगर नहीं आएंगे गठबंधन के पूर्व जी तो कोई मतलब की मायने नहीं रखते कि किस प्रकार से क्या मीटिंग करके क्या उसका निश्चय क्या एजेंडा करता है। जी दिनेश जी, कहीं ना कहीं जो है गठबंधन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए हैं उससे लोकसभा चुनाव पे गठबंधन पे असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अगर कहें तो थोड़ी सी कमजोर इधर पर दिखाई दे रही है। देखिए पूर्व जी, हालांकि मतलब ये कहा जाता है कि ठीक है राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन कार्य करोगे अगर इन तीनों जैसे कि जो प्रदेश कांग्रेस को अच्छी बढ़त अगर मिलती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और गठबंधन के जो और जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा मजबूती से उभर के आते हैं और ठीक से करते हैं। लेकिन अब उससे हताशा और निराशा जो हाथ लगी तो उसके आगे वो कार्य उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले कांग्रेस को और हिमाचल में और कर्नाटक में जीत मिली, उसके बाद में एक तरह से कार्यकर्ता दोबारा जागृत हो गए। तो वो चीज अभी जैसे हताश और निराश होकर बैठ जाएंगे, उससे क्या रहेगा कि 2024 का जो है वो परिणाम जिस हिसाब से अपेक्षित है इनको उस प्रकार नहीं मिल पाएगा। और दूसरा मैसेज भी इस प्रकार से जाता है कि आपस में जब ये लड़ाई से ही आपस में उनको जो है मतलब फुर्सत नहीं है तो आगे करके 2024 में जो है जनता के लिए क्या करेंगे। तो ये एक मतलब गलत मैसेज सा गया और इसको करके आगे मतलब ये समझने की चीज नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं डेंट डाला और जो कि आपस में दृष्टि में तो आगे 100% इससे कहीं ना कहीं नुकसान होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल दिनेश जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे दिनेश सिंह जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे जो है बाकी बड़े नेता गठबंधन की बैठक में शामिल होने से उन्होंने इंकार किया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। बता दें सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राम रथ यात्रा का स्वागत भी किया है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल प्रोटोकॉल शिष्टाचार के तहत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश में सभी पूजा पद्धति के 4000 संत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। संत समाज के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से 2500 लोग जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों और शहीदों के सेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में जुटे कारीगर भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खास मेहमान होंगे। बता दें करीब 350 कारीगरों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल किया जाएगा। ऐसे में अतिथियों की बढ़ती संख्या के चलते राम जन्मभूमि परिसर के अंदर बैठने की सीमा तय की गई है। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लाना होगा। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर अब बन के तैयार है और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब अत्यंत आनंदित प्रसन्न हैं। बरसों तक संघर्ष हुआ है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कई लोगों ने बलिदान दिया और आज वो सौभाग्य का दिन आया है जब भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजेंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसती रहे। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पर जो है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और हम देख रहे हैं पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कहीं ना कहीं 22 जनवरी को लेकर रथ यात्रा जो है देश में हर कोने में जा रही है। भोपाल में भी सीएम शिवराज ने रथ यात्रा का स्वागत किया है। देखिए पूर्वी बता दें, जो पद्म विभूषण से सम्मानित और तुलसी पीठ के संस्थापक है जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, उनका 75वें जन्मदिन के मौके पर ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है वो बीकानेर से शुरू हुई है और
आज जो है भोपाल पहुंची है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में रामलला रथ यात्रा का स्वागत किया है। देखिए, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला कार्यक्रम है, उसमें ये रथ यात्रा पहुंचेगी। उससे पहले 14 जनवरी को जगत गुरु बलभद्राचार्य का जन्मदिन है, उसको मनाया जाएगा, और 16 जनवरी को ये राम रथ यात्रा जो है वो अयोध्या पहुंचेगी। तो दिल्ली, मथुरा और हरिद्वार, गाजियाबाद होते हुए रथ यात्रा अभी भोपाल पहुंची है, और दिल्ली, गाजियाबाद और मथुरा होते हुए ये कहीं न कहीं अयोध्या पहुंचेगी। और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, उसको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी। उससे पहले देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम हाउस में स्वागत किया, उन्होंने इसको लेकर के आभार भी जताया। आपको बता दें, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, वो जब केस चल रहा था अयोध्या मंदिर को लेकर के, उसमें उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराए थे। वेद पुराण के माध्यम से उन्होंने उदाहरण देकर के जो बयान दर्ज कराए थे, उसके माध्यम को भी एक माध्यम बना था जो केस में अयोध्या के पक्ष में आया था। और ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। 26,000 किलोमीटर की रथ यात्रा यह होगी। अभी फिलहाल तो ये भोपाल पहुंची है, इसके बाद ये 16 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगी। इसमें देखिए, जब सीएम हाउस में पहुंची तो जो भगवान राम है, सीता है और जो उनके प्रतिमाएं थी, उनका सीएम हाउस में माल्यार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया, उनकी पूजा अर्चना की गई। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाषण भी दिया कि लोगों को बता दिया और आभार भी जताया, और उनकी पूजा अर्चना के बाद ये रथ यात्रा आगे को बढ़ रही है। अमृत महोत्सव के अवसर पर ये राम रथ यात्रा निकाली जा रही है, और ये आपने को पहले ही बताया, बीकानेर से शुरू हुई है और ये अयोध्या तक जाएगी। जी सत्यम, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी रहेगा पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। पूरे देश में उत्साह का माहौल है, और जो कारीगर इस राम मंदिर के निर्माण में लगे थे, उनको भी खास मेहमान के तौर पर जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे कलाकारों को भी बुलाया जाएगा, परमवीर चक्र से सम्मानित जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा। लेकिन जो खास बात ये रही है कि जो निर्माण राम मंदिर का इतने टाइम से चल रहा है, उसमें जो कारीगर इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उन मेहमानों को भी खास दर्जा यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल, कार सेवकों की बात करें तो कार सेवकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनको वहां पे विराजमान करेंगे। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। संतों को विशेषकर बुलाया गया है, और कार सेवक जो अभी तक जो निर्माण कार्य में लगे हुए थे अयोध्या के मंदिर में, उनको भी विशेष तौर पर आमंत्रण दिया गया। हालांकि सभी के पास आईडी पास होने की आवश्यकता बताई गई, जिनको उन्हीं को मिलेगी कि जिनके पास कार्ड जी। तो ऐसे में जी बिल्कुल सत्यम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है राम रथ यात्रा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार स्वागत किया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर लखनऊ में और अयोध्या में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जश्न का माहौल है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को पार्टी के सभी हारे और जीते कैंडिडेट्स के साथ एक बैठक की है। बता दें, भोपाल में प्रदेश कार्यालय में हार की समीक्षा की गई है। कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की है। आज शाम वे दिल्ली जाएंगे, वहां पर AICCC हेडक्वार्टर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। अटकलें ये भी चल रही हैं कि अध्यक्ष पद से वे इस्तीफा दे सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि मुझे कुछ विधायकों ने बताया है कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट मिले हैं। यह कैसे हो सकता है? जिसको पहले से परिणाम पता था, उन्हें एग्जिट पोल बनवाया होगा। एग्जिट पोल तो माहौल बनवाने के लिए था। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने EVM को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बटन दबा दिया और पता नहीं चला कि वोट कहां चला गया है। अब वीवीपैट आई है तो 7 सेकेंड के लिए दिखाए जाते हैं। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है, उसके हैक होने की भी संभावना होती है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भोपाल से कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पे जो है विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार अपनी सरकार जो है मध्य प्रदेश में बना चुकी है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। आज हारे और जीते सभी कैंडिडेट्स की कांग्रेस ने मीटिंग की और इसमें जो है अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने अपने बयान दिए। वहीं EVM पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज समीक्षा बैठक कांग्रेस कार्यालय में रखी गई थी और पूरे मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस के जीते प्रत्याशी हैं या हारे प्रत्याशी हैं, सभी आए थे और सभी ने बैठक में हिस्सा लेकर जो कमियां थी उस पर बात की।
और उसके बाद जब बाहर वो प्रत्याशी निकले और कमलनाथ निकले तो उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारण आया है वो ईवीएम का आया है। कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक किया गया है और भी जो नेता थे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धन बल का उपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात ईवीएम हैक की सामने आई है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से ये परिणाम आए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस अभी भी कोर्ट जा सकती है। जिस तरह से चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश के अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि अप्रत्याशित परिणाम है और कोई लहर नहीं चली है। ये पूरा खेल ईवीएम का हुआ है। जी, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर भी बात कही है। उन्होंने कहा एग्जिट पोल सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। कृष्णा, बिल्कुल जिस तरह से एग्जिट पोल टीवी चैनलों में दिखाया गया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पहले से ही तैयार किया गया था। एग्जिट पोल वालों को कैसे पता था कि इतनी सीट आएंगी, और ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया गया था कि पहले से माहौल बन जाए और जो ईवीएम में गड़बड़ी है वो नजर ना आए। इसलिए ईवीएम उसी तरह के परिणाम आए हैं और एग्जिट पोल से माहौल बना है। वहीं आज कमलनाथ दिल्ली भी जाने वाले हैं और वहां पर सीनियर नेताओं से इस विषय में चर्चा करेंगी। जी कृष्णा, यहाँ पे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जो है कल ही हमने चर्चा करी थी कि वो लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष पद पर काबिज रहेंगे। क्या कुछ जो है सच्चाई इस बात में है कि जो है लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव है। आज बैठक में भी लोकसभा चुनाव के बारे में कमलनाथ ने कहा था कि जो बीत गई सो बीत गई, अब लोकसभा की तैयारी करिए। और उन्होंने इस बात से कल इनकार कर दिया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, तो इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। इसलिए उन्होंने इस्तीफे से सीधे मना कर दिया था कि 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। जी कृष्णा, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से कृष्णा शर्मा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार बैठकें कांग्रेस में हो रही हैं और जो है हार पर चर्चा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार ईवीएम पर, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।